साहित्य अकादमी का आभार कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का और सुनने का अवसर दिया। अभी हमने सुधी वक्ताओं से पोर्टेबिलिटी ऑफ कल्चर इन ट्रांसलेशन विषय पर उनके विचार जाने। मैं चूंकि उड़िया से हिंदी में अनुवाद करती हूँ, तो उससे संबंधित अपने कुछ विचार रखूंगी। एक अनुवादक के तौर पर लगभग 3 दशक से 50 किताबों का उड़िया से हिंदी का अनुवाद करने के दौरान मैं अनेकों बार आज के विषय से दो चार हुई हूँ। आज का विषय है पोर्टेबिलिटी ऑफ कल्चर इन ट्रांसलेशन। हिंदी में इसका सटीक अनुवाद क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए? क्या यह अनुवाद में संस्कृति चित्रण है या अनुवाद में संस्कृति की सुबाह्यता या फिर अनुवाद में संस्कृति का सुसंचार? इसके और भी दो चार अर्थ हो सकते हैं। मैं उड़िया भाषी हूँ, तो कह सकती हूँ कि अनुवादरे संस्कृतर स्थानांतरण। सच कहूँ तो अनुवाद केवल भाषा और बोलियों का शब्द, अक्षर, वाक्यों और लिपियों का बदलाव भर नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, सभ्यता और परंपरा की आवाजाही का, साहित्य, संवाद और एक मानव से दूसरे मानव के बीच संवेदनाओं के संचार का वाहक भी है। एक दूसरे के बीच परस्पर गहरे संबंध का माध्यम होने के चलते एक अनुवाद के लिए यह बेहद जिम्मेदारी और सावधानी का काम है, जो अपनी तरह की विशेष चुनौतियों के साथ आता है। अनुवाद के दौरान सांस्कृतिक संदर्भों, मुहावरों और सामाजिक मान्यता को सही ढंग से प्रस्तुत करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। यह चुनौती भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतरों के कारण उत्पन्न होती है। किसी विद्वान ने कहा है, अनुवाद केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि संस्कृति का भी स्थानांतरण है। जाहिर सी बात है कि अनुवादक केवल भाषा का ही नहीं, संस्कृति का भी ध्यान रखता है। मैं अपने अनुभवों से कह सकती हूँ कि संस्कृत के ज्ञान के बिना अनुवाद अधूरा होता है। पर क्या वाकई यह इतनी सीधी और सहज बात है? क्या एक क्षेत्र, एक भाषा से जुड़ी संस्कृति जिसमें परंपरा, सभ्यता, खान पान, वेशभूषा ही नहीं, पर्यावरण और भौगोलिक परिदृश्य भी शामिल है, वो शब्दशः दूसरी भाषा में दूसरे परिवेश के बीच रख पाना इतना सहज है? संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। उदाहरण के रूप में हमारे अभिवादन की विधियों में, हमारे वस्त्रों में, खान पान की आदतों में, पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं में न केवल पश्चिमी देशों से भिन्नता है, बल्कि हमारे अपने देश की विविधता, इसका बहुभाषी होना और बहुरंगी संस्कृति की भिन्नता अनुवादक के ज्ञान, धैर्य और समझ का इम्तिहान लेती है। भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर अनुवाद के दौरान भी एक राज्य की भाषा से दूसरे राज्य की भाषा में अनुवाद करते समय राज्य विशेष की संस्कृति का चित्रण लक्ष्य भाषा में करने के लिए अनुवादक को जूझना पड़ता है। अलग अलग संस्कृति के कारण एक भाषा का सांस्कृतिक संदर्भ दूसरे भाषा के पाठकों के लिए अपरिचित होता है और संस्कृति के इस बदलाव को अनुवाद में साधना किसी भी अनुवादक के कौशल की परीक्षा है। मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करती हूँ और उदाहरण से सामने रखने का प्रयास करती हूँ। उड़ीसा में महाविषुव संक्रांति या पणा संक्रांति को नया साल मनाया जाता है। पणा संक्रांति लिखने पर उड़ीसा के बाहर के पाठक समझ नहीं पाएंगे, तो वहां हम इसे नववर्ष लिख सकते हैं। होली को दोड़ो उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो वहां दोड़ो उत्सव लिखकर होली को समझाया जा सकता है। यह एक अनुवादक के रूप में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं फुटनोट में ज्यादा विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे लगता है कि यह पाठक की पठनीयता के प्रभाव को बाधित करता है। इसलिए मैं दोड़ो उत्सव अर्थात होली पर्व लिखकर आगे बढ़ती हूँ और आगे जब भी दोड़ो उत्सव का जिक्र होता है, तो वह दोड़ो उत्सव ही रखती हूँ, ताकि पाठक इस शब्द से परिचित हो जाए और उसे अर्थ भी पता रहे। उड़ीसा के लोगों को पखाल खाने की आदत है। पखाल अन्य कई राज्यों में खाया नहीं जाता है, इसलिए हिंदी के पाठक को यह समझाना पड़ता है। वैसे जो भी पाठक उड़ीसा या उड़िया साहित्य से परिचित होंगे, उनका इस शब्द से परिचय जरूर होगा। पर पारंपरिक आमतौर पर रात को बचे हुए चावल में पानी डालकर पखाल बनाया जाता है। इसे पारंपरिक तौर पर भी बनाया जाता है, जैसे भात के मांड में पानी मिलाकर उसे रात भर रखा जाता है, जिसे बासी पखाल कहा जाता है।
किसान सुबह उठकर इसे खाकर खेत पर जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है ये धूप से होने वाले नुकसान से लोगों को बचाता है। अब तो उड़ीसा में बड़े-बड़े होटल में भी पखाल मेनू रखा जाने लगा है। कभी इसे आप भी खाकर देखिएगा, ज़रूर अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसी तरह से कुछ पर्व ऐसे होते हैं उड़ीसा में मनाए जाते हैं जिसमें एक अनोखापन है, एक विशेषता है। जैसे एक पर्व है रज पर्व और फिर पश्चिम उड़ीसा का है नुआखाई पर्व। रज पर्व ज्येष्ठ महीने के आखिरी दिन और आषाढ़ महीने के पहले 2 दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि इन 3 दिन पृथ्वी रजोवती होती है। चौथे दिन वह पवित्र होकर अपने गर्भ से शस्य सृष्टि करने में सक्षम होती है। इसी तरह से कुंवारी लड़कियां भी रजोवती होने के बाद परिवार को आगे बढ़ाने में सक्षम होती हैं। तो ये 3 दिन किसान और कुंवारी लड़कियों का पर्व होता है और इस 3 दिनों में वे कोई भी काम नहीं करते हैं। सभी उत्सव मनाते हैं। किसान अपना दिन कई तरह के खेल-कूद में बिताते हैं, जिसमें कबड्डी खेल का प्रधान होता है। कुंवारी लड़कियां सुबह से नहा धोकर नए कपड़े पहन आलता लगाकर सज-धज कर झूला झूलती हैं, नाच-गीत में मशगूल रहती हैं। पश्चिम ओडिशा के विशेष पर्व नुआखाई का अर्थ है नए अन्न का भोजन। धान की पहली कटाई से निकले चावल की खीर बनाकर इष्ट देवी माँ समलेश्वरी को प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन परिवार के सारे सदस्य एक जगह इकट्ठे होते हैं। जो भी बाहर कहीं रहता है, इस दिन घर जरूर आता है। बहुत धूमधाम से कई तरह के व्यंजन बनाकर इसका लुत्फ उठाते हुए यह अनोखा पर्व मनाया जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इस तरह के कृषि आधारित कई तरह के पर्व देश भर में मनाए जाते हैं। सबकी एक अलग-अलग विशेषता, एक अलहदा अनोखापन होता है। हाँ, अनुवाद के समय बहुत विस्तार से जाना नहीं होता है। बस एक सम्यक ज्ञान पाठकों तक पहुँचे इसका ख्याल अनुवाद को रखना होता है। और एक छोटे से बदलाव के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि यही अनुवाद यानी खान-पान, तीज-त्योहार का अनुवाद जब कविता में होता है, तब अनुवादक को फुटनोट की सहायता लेनी होती है। थोड़ी-सी असुविधा पाठक और अनुवादक को होती है, पर इसे सहजता से स्वीकार करना होता है। इस क्रम में अगर कहूँ कि परंपरागत कविताओं और गीतों का अनुवाद न होता, तो हम एक-दूसरे की संस्कृति को कैसे जान पाते? तमिल की तिरुक्कुलम हो, मराठी का अभंग, कन्नड़ की अक्क महादेवी की भक्ति कविता हो या फिर जयदेव का गीत गोविंदम, हम इन रचनाओं को जान समझ ही इसलिए पाए कि इनका अनुवाद हुआ। हमारे समाज में मान्यताओं का भी अंतर है। यह भी संस्कृति का ही एक अंग है। भारत के विभिन्न राज्यों की सामाजिक मान्यताएं और परंपराएं अलग-अलग होती है। उदाहरण के लिए राजस्थानी साहित्य में पर्दा प्रथा, उत्तर भारत में घूंघट का जिक्र हो सकता है, पर दक्षिण भारत के पाठकों के लिए यह प्रथा अपरिचित हो सकती है। एक अच्छा अनुवादक बनना है तो अपनी संस्कृति को, सांस्कृतिक विविधता को गहराई से समझना होगा और उसे पाठक तो कितनी सुगमता से पहुँचाए इस पर ध्यान देना होगा। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लिया जाए। जब मैं अनुवाद के माध्यम से संस्कृत के प्रभाव की ओर देखती हूँ, तो पाती हूँ कि लोक कथाओं, लोकगीतों और मौखिक परंपराओं के अनुवाद ने भी एक दूसरे को जोड़ा है। मौखिक परंपरा और स्थानीयता का बनाए रखने के साथ इनके भाव बता पाना किसी भी अनुवादक के लिए बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष में मैं यही कहूंगी कि अनुवाद का समस्त सौंदर्य ही अनुवाद में सांस्कृतिक चित्रण या पोर्टेबिलिटी ऑफ कल्चर इन ट्रांसलेशन में निहित है। यह एक अनुवादक के भाषा ज्ञान, कौशल और संस्कृति ज्ञान से और भी समृद्ध होता है। यह कला है जिसे हर लेखक अनुवादक को साधना ही चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि मूल पाठ का संदेश अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ अनुदित भाषा में सही ढंग से प्रस्तुत हो जाए। अनुवादक अनुवाद और अनुवादक की सबसे बड़ी सफलता है। मुझे इतनी देर सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः साहित्य अकादमी के आभारी हूँ कि उसने इतने बड़े सुदीप विद्वानों के मुझे इस पर बोलने का आभार दिया। जय भारत, जय कलिंग।